Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. Our today's session is based on the very hot topic that is British literature. As we all know that British literature covers 60% of your syllabus, 60% of your question paper as well as the syllabus. Most of the questions come from this part. इनके पोइट्री से ब्रिटिश लिटरेचर के पोइट्री वाले सेक्शन से ब्रिटिश लिटरेचर के ड्रामा वाले सेक्शन से 60% क्वेश्चंस आर स्टिल फॉर्मिंग इन द यूजीसी नेट पेपर. नाउ basically our English literature is divided into 12 ages. Starting from the old and middle English, we come to postmodern age. In our today's lecture, we will focus on some modern and postmodern British writers, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं. इसके बाद हमारे लिए नेक्स्ट एज ऑफ चौसर इम्पॉर्टेंट बनता है, जिसके ऊपर आई सून मेक अ वीडियो. आफ्टर दैट एलिजाबेथन एज इज इम्पॉर्टेंट and restoration age. Apart from this, romantic age is more about poetries. So यहाँ से poetries पे ज़्यादा questions बनेंगे. Now, the first writer that we have is Samuel Beckett. Samuel Beckett, I would say, is an NFT topic. Net favorite topic. काफ़ी सारे questions बनते हैं यहाँ से and direct questions बनते हैं. If you ask me, ma'am, what should I do? How should I prepare? Then all you need to do is कि इनके सारे works का आपको एक basic summary and characters याद होना चाहिए. Apart from that, the birth date of the writer and a small biographical background of the writer. सारे ब्रिटिश राइटर्स को ऐसे ही कवर करना है, बिकॉज वी हैव सीन इन रीसेंट पेपर दैट इज जून 2025 की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं. तो अगर आपको एक टेक्स्ट का बेसिक समरी पता है तो आप उससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे. देयर वोंट बी एनी इशू विद दैट. राइटर्स को क्रोनोलॉजी में सेट करने आता है या वर्क्स को क्रोनोलॉजी में सेट करने आता है, जिसके लिए आपको डेट्स पता होना चाहिए. डेट्स कैसे याद करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मल्टीपल टाइम्स इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज. ट्राई टू रीड राइटर्स इन क्रोनोलॉजी. इसका मतलब क्या है कि आप एक एज पढ़ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग पोस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्न एज पढ़ रहे हैं. आप एक लिस्ट ऑफ राइटर्स बना लो, इंपॉर्टेंट राइटर्स विच यू नीड टू कवर एंड रीड देम अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ. लेट अस कंसिडर कि सैमुअल बेकेट बाकी राइटर्स से पहले इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इनको पहले पढ़ोगे. इनके वर्क्स को भी आप क्रोनोलॉजी में पढ़ोगे. जो वर्क इनका पहले पब्लिश हुआ है, यू विल स्टडी अबाउट दैट फर्स्ट, देन द सेकेंड, देन द थर्ड. नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट यू माइट नॉट बी एबल टू रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट यू विल रिमेंबर, योर ब्रेन विल हैव अ मेमोरी अबाउट हाउ यू रेड, कि आपने पहले ये वर्क पढ़ा था, इस राइटर का पढ़ा था, तो ये राइटर पहले आते हैं इस पर्टिकुलर एज में एंड देन ये टेक्स्ट उनका सबसे पहले आता है. क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस का एक यही तरीका है. हालांकि नेट में ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है दे आर नॉन सेंसिकल क्वेश्चंस, आई वुड से. हमें अगर हम लोग अपना फ्यूचर देखें एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ प्रोफेसर इन सम कॉलेज, देन what we have to do with the dates, we don't have to do anything with the dates. We have to deal with the topic in depth. हमें उसका एक philosophical perspective, एक theory के तरह उसको समझाना है क्लास में टेक्स्ट को. डेट्स का उसमें कोई रोल नहीं है. देन व्हाई आर यू आस्किंग अस डेट्स, क्रोनोलॉजी? हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का सेंस बनता है. आई वुड अप्रिशिएट कि नेट ने ये कॉन्सेप्ट लाया, क्योंकि इससे आपका एक नॉलेज टेस्ट हो रहा है. पहले क्या हो रहा था कि जो एस्पिरेंट्स है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वो ऊपर ऊपर के लेवल पे प्रिपेयर कर ले रहे हैं एंड उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, जिसके कारण उनको पीएचडी करने में प्रॉब्लम आ रहा है. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इज अ गुड इनिशिएटिव. आप एक टेक्स्ट के रिगार्डिंग उसका डेप्थ नॉलेज या एक थ्योरी के रिगार्डिंग उसका डेप्थ नॉलेज चाह रहे हो, गुड. डेट्स कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए इसका एक सोल्यूशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. राइटर्स को और उनके वर्क्स को ही क्रोनोलॉजी पढ़ने का ट्राई करिए. नाउ तो फर्स्ट राइटर इज सैमुअल बेकेट एंड ही वाज बोर्न ऑन 1906. ही वाज एन आयरिश राइटर, ड्रामेटिस्ट एंड पोएट. नाउ सैमुअल बेकेट
कुछ चीजों के लिए काफी फेमस है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ फेमस थिएटर ऑफ एब्सर्ड राइटर. थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, यू कैन गो एंड वॉच दैट कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है. एक ही वीडियो में आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एलिनिएशन इफेक्ट एंड एब्सर्ड लिटरेचर के बारे में पता चल जाएगा, जिससे सैमुअल बेकेट रिलेटेड है. तो आपके वो सारे पॉइंट्स वहां से कवर हो जाएंगे. सो सैमुअल बेकेट इज फर्स्टली अ great writer of theater of absurd. Then he is associated with alienation effect. He is associated with alienation effect कि कैरेक्टर्स कैसे अपने आप को वर्ल्ड से डिटैच्ड समझ रहे हैं. बेसिकली एलियनेशन इफेक्ट डेवलप करने का ये पर्सपेक्टिव था कि आप थिएटर में फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सको. that was what for the alienation effect was used, कि आप थिएटर में फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सको. दैट इज कि ऑडियंस को रियलिटी और इल्यूजन के बीच में डिफरेंस समझ में आए. वो ये समझ पाए कि स्टेज में जो परफॉर्मेंस है, इट इज जस्ट अ परफॉर्मेंस, दैट इज नॉट द रियलिटी ऑफ लाइफ, जिसमें कैरेक्टर्स जो है वो एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में आएंगे ऑडियंस के साथ और उनको पता चलेगा कि ये एक्टर्स है हु आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. दैट इज व्हाट एलियनेशन इफेक्ट इज अबाउट. थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एलियनेशन इफेक्ट, ये सारे के सारी चीजें वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में लोग काफी ज्यादा एलियनेटेड फील कर रहे हैं अपने आप को, वर्ल्ड से एक एसोसिएशन नहीं बना पा रहे. एग्जिस्टेंशियलिज्म का इश्यू बहुत आ गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लोग फील कर रहे हैं. वो सारे थीम्स हमें सैमुअल बेकेट के वर्क में देखने को मिलते हैं. सो ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर एंड फॉर बीइंग अ सेंट्रल फिगर इन थिएटर ऑफ एब्सर्ड. ही यूज्ड टू राइट बोथ इन इंग्लिश एंड फ्रेंच. मेजरली इनके वर्क्स जो है वो फ्रेंच में पब्लिश होते हैं. इनका फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज है और फिर उसका ट्रांसलेशन ये खुद करते हैं इंग्लिश में. His works often explores themes of existential despair, जिसमें existentialism जैसे themes देखने को मिलेंगे, absurdity and the futility of human experience, how humans are feeling in this world after the world war, and all these things are conveyed through minimalistic language. बहुत tough language नहीं है, day to day language and structure का use होगा. आपको इनके वर्क्स में एक रिपीटेशन देखने को मिलेगा, रिपीटेशन ऑफ इवेंट, लाइक पूरा वर्ल्ड एक साइकिल में फंस गया है. ये सारे थीम्स है, इनके वर्क्स के थीम्स आपको याद रखने जरूरी है कि किस किस थीम्स पे इनके वर्क्स ये लिखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनेगा. कुछ इनके वर्क्स है जो आपको पता होना चाहिए कि क्या है नहीं है, और उसके बारे में भी आपको पढ़ना है और कैरेक्टर्स याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वर्क इज वेटिंग फॉर गोडो. दिस इज अ मस्ट रीड वर्क. इस वर्क को तो आप इनका ये वाला पर्टिकुलर प्ले को रीड करोगे टेक्स्ट से. इट इज सो इम्पॉर्टेंट. बहुत बार नेट में इससे क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी बनेंगे. सो वेटिंग फॉर गोडो वॉज पब्लिश्ड इन 1953 एंड वी सी two major characters, that is Vladimir and Istagran. These two characters are waiting for someone. Godot का मतलब है God. So these two characters are waiting for God and the setting is same. दो play का हमारा दो act का play है ये हमारा, and दोनों सेम चल रहा है. इसमें दोनों सीन, दोनों एक्ट में आपको एक ही रिपीटेशन देखने को मिलेगा, that there is a tree and that tree is leafless in the first place. Leaf नहीं है उसमें कोई भी first act में. And they are waiting, doing absurd things. और वहां पे हमारे पास दो और characters आते हैं, Lucky and Pozo, who show us the slave and master relationship. जो हमें एक slave और master का relationship, capitalism, Marxism के themes को showcase करते हैं play में. And इसका सबसे फेमस डायलॉग है इस प्ले का, नो वन कम नो वन गोज, एवरीथिंग इज सेम. सब सिमिलर है, कोई नहीं आ रहा है कोई नहीं जा रहा है. दे आर जस्ट वेटिंग, व्लादिमीर एंड ईस्टर्गन. एंड ये लोग बहुत एब्सर्ड बातें कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं है इनकी बातों का. और इन द एंड ऑफ द डे अ बॉय विल कम, यंग बॉय विल कम एंड ही विल से दैट गॉड ने मुझे भेजा है, गॉड इज बिजी एंड ही विल कम टुमारो.
एंड अगेन नेक्स्ट डे फिर से ये व्लादिमीर एंड ईस्टाग्रेन आएंगे एंड दिस टाइम पेड़ में एक लीफ आ गया, देयर इज अ लीफ इन द ट्री विच शोज कि टाइम पास हो रहा है, बट वो टाइम पास होने का रियलाइजेशन किसी को नहीं है, हाउ द टाइम इज पासिंग। और ये लकी एंड पोजो का रोल बदल जाता है। तो ये हमारा पूरा प्ले है, एब्सर्डिस्ट प्ले है, एब्सर्ड थिएटर के लिए लिखा गया था। स्पार्स लैंग्वेज का यूज हो रहा है इसमें, डार्क ह्यूमर आपको देखने को मिलेगा थ्रू द कैरेक्टर ऑफ लकी एंड पोजो। ब्लीक सेटिंग है काफी इसका, इसमें आपको आइसोलेशन के थीम को काफी डेप्थ में देखने को मिलेगा। पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा कि हाउ टाइम इज पासिंग, बट सिंस द पीपल आर स्टक इन टाइम, स्टक इन देयर माइंड ऑफ टाइम, वो समझ नहीं पा रहे। मेमोरी का रोल आपको इसमें देखने को मिलेगा, डेथ, एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, ये सारे इसके थीम्स हैं। आफ्टर दैट इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के सबसे दो बड़े प्रपोनेंट वी हैव इज एल्बर्ट कामस एंड जीन पॉल सार्त्रे। ये दो इंपॉर्टेंट राइटर्स है जो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी से एसोसिएटेड है। For example, we have a very important theory of Albert Camus, that is myth of Sisyphus, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। Okay, so where was I? हाँ, Albert Camus and Jean Paul Sartre talks about the existential philosophy, and Albert Camus का एक बहुत ही famous myth है, philosophy है, that is myth of Sisyphus. Now, Sisyphus was a man who was punished by God. What happens is that कि एक steepy hill रहता है and एक rock रहता है. This man Sisyphus has to push it all the way up to the hill. ये पूरा ऊपर लेके जाएगा। अब ये rock है और ये steepy hill है, so it will roll down back. Now again he'll climb down and take this rock up. And ये करते रहेगा loop में. He'll go on doing this without any reasoning, without anything, which is absurd. Absurd का मतलब ही होता है meaningless. Because Sisyphus is going through an existential crisis. He's not able to identify the purpose of his life. तो एल्बर्ट कामस का ये बहुत ही फेमस थ्योरी है, फेमस मिथ है, दैट इज मिथ ऑफ सिसिफस। और इस वर्क में भी हमें ये थीम देखने को मिलता है। कुछ इनके और वर्क्स है, जैसे कि एंड गेम 1957 का प्ले है इनका, क्रैप्स लास्ट टेप 1958 का है, Molly, Melondice and the Unnameable. These are three different works in a trilogy. Then Happy Days 1961 का। ये सारे प्लेज का आपको एक बेसिक समरी पता होना चाहिए। बेसिक समरी पता है तो ऑब्वियसली बात है कैरेक्टर्स पता होना चाहिए, पब्लिकेशन डेट पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी में सेट करने आता है। नाउ Samuel Beckett also won Nobel Prize in Literature in 1969 for his writing, which in new forms of the novel and drama transmuted the destitution of modern man into exaltation. How modern man is living his life in this world and how he is feeling exalted from everything. That is what Samuel Beckett talks about. Now, the next important writer is Harold Pinter. What this Harold Pinter talks about? Let us see. Harold Pinter भी absurdist theater है and he was born on 1930. He is renowned for his distinctive style of drama characterized by silence. इनके प्ले का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ही साइलेंस बनता है। इनके कैरेक्टर्स जो है by being silent they convey a lot of things. साइलेंस से उनका ट्रॉमा हमें पता चलता है, साइलेंस से उनके माइंड का कंफ्यूजन हमें पता चलता है। सो दिस इज हाउ हेरोल्ड पिंटर showed us the struggle of modern man in the modern society. Meaniance is the other point that we see in his works, and ambiguity. Ambiguous nature इनके dialogues में मिलेगा आपको। His works often explore the power dynamics, how power is practiced by this modern man who is not able to even
identify his existential purpose. Then some of his key features that is associated with his works are his Pinteresque style. इनका एक बहुत ही रिमार्केबल स्टाइल है थिएटर ऑफ एब्सर्ड ड्रामा में, और उस स्टाइल को नाम ही मिल गया पिंटरेस्क. So Pinteresque is basically a style in which Harold Pinter writes his plays. It is a term coined to describe his style, marked by tense pauses, जिसमें आपको tense एकदम टू द पॉइंट वाला मोमेंट है, जब आप एकदम टेंशन बिल्ड हो गया है उस पे पॉजेस दिखाई देंगे आपको. मिनिमल डायलॉग्स का यूज करते हैं ये. ऑर्डिनरी सेटिंग रहता है इनके प्लेस का, बहुत वाव, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिंग्स नहीं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ सेटिंग रहेगा इनका. और इनके सारे के सारे प्लेस में जो कैरेक्टर्स है दे आर अंडर एन अंडरलाइन थ्रेट. उनको कोई ना कोई चीज का थ्रेट है. नाउ ही यूज elliptical conversations and strategic silences to convey emotional and psychopath depth. Some of the themes that we will see in his works are power and control, violence and repression, the fragility of identity, and the political oppression and truth. इनके वर्क्स जो है जो आपको पढ़ना है इज दैट बर्थडे पार्टी. बर्थडे पार्टी आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, इससे पास्ट में काफी क्वेश्चंस बने हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग प्ले भी है, पढ़ के अच्छा लगेगा आपको. द नेक्स्ट इज द केयर टेकर. ये भी आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं. होम कमिंग, अगेन ये यूजी पीजी दोनों सिलेबस में कहीं ना कहीं मिल जाता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में. So these three are the most important plays of Harold Pinter which you need to read from the text. The next work is Betrayal, जिसका आपको एक बेसिक समरी पता होना चाहिए. You are not supposed to read it from text. इनको अवार्ड भी मिला, लाइक नोबेल प्राइज. ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2005 एंड ही आल्सो रिसीव्ड लॉरेंस ओलिवर अवार्ड, टोनी अवार्ड एंड सीबीई अवार्ड ही डिक्लाइंड. अवार्ड्स का ना डेट याद रखना जरूरी है क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं. Pinter's influence reshaped the 20th century theater because 20th modern century के theaters में silence was something new, minimal dialogues was something new. So he was as famous as Samuel Beckett and he is a leading figure in the theater of absurd and modern British drama. Next writer. Our next writer is Tom Stoppard. He was born on 1937. He was a British playwright and a screenwriter and known for his intellectually rich, witty and multi-layered plays. इनके प्लेज में आपको लेयर बाय लेयर कैरेक्टर के साइकोलॉजी को जानने को मिलेगा. इनके प्लेज जो है काफी विटी होते, ह्यूमरस होते. मोस्टली ही इज फेमस फॉर हिज वर्क रोजेनक्रैन एंड गिल्डेस्टन आर डेड. These two कैरेक्टर, ये कैरेक्टर का नाम है रोजेनक्रैंस एंड गिल्डेस्टन. ये दो कैरेक्टर जो है आपको शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में देखने को मिलेगा. ये लोग दोनों हैमलेट के फ्रेंड रहते हैं और ये मिनिमल कैरेक्टर है. तो टॉम स्टॉपर्ड इन दो कैरेक्टर को हैमलेट से उठा के रिक्रिएशन करते हैं प्ले का, और ये जो दो माइनर कैरेक्टर्स है उनको वॉइस प्रोवाइड करते हैं, उनके साइकोलॉजी को दिखाते हैं. नाउ Stoppard blends his work with philosophy, science, literature, and politics with humor and emotional depth. Unlike the bleak minimalism of Beckett or Pinter, Stoppard plays are often playful, cerebral, and densely allusive. इनके कैरेक्टर्स को काफी सारा डायलॉग्स दिया गया है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उनका साइकोलॉजी क्या है. ये मिनिमलिज्म थीम की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे. इनका सेटिंग भी लाइक ट्रेडिशनल ड्रामा होता है, सिंगल सेटिंग नहीं रहेगा, वो सेटिंग चेंज होते रहेगा डिफरेंट प्लेसेस में. सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ हिज वर्क्स आर लाइक वर्ड प्ले. इनके वर्क्स में आपको वर्ड प्ले देखने को मिलेगा. मेटा थिएटर, मेटा मीन समथिंग बियॉन्ड. तो इनके वर्क्स जो है वो एक स्टेप अप चल रहे थे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिएटर. एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ये भी एक्सप्लोर करते हैं, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट एब्सर्डिस्ट ड्रामेटिस्ट बनते हैं. Now, he often rewrites or reimagines the existing works, example Shakespeare, Dadaism and Marxism. ये सारे concepts को ये अपने works में दिखाते हैं. His plays are intellectually challenging, frequently referencing quantum physics, philosophy, linguistics and classical literature. So ये language के साथ काफी play करेंगे अपने works में.
Now these are the some points that you need to remember about him. इनका मेजर वर्क में है हमारे पास रोजेनक्रैन एंड गिल्डेस्टन्स आर डेड, 1966 का वर्क है इनका, ये एक ट्रैजिक कॉमेडी है. आर्केडिया, द रियल थिंग, ट्रेवेस्टीज 1974 का इनके कॉमिक वर्क है. द कोस्ट ऑफ यूटोपिया, लियो, sorry, this is very tough to pronounce. Next, इनका कुछ स्क्रीन राइटिंग है जैसे शेक्सपियर इन लव, एंड ऑल्सो वर्कड ऑन द फिल्म लाइक ब्राजील एंड एना कैरेनिना. सो इनका कहाँ से क्वेश्चन बना, जैसे शेक्सपियर इन लव से क्वेश्चन बना हुआ है. इसके बाद इनका रोजेनक्रैंस एंड गिल्डेस्टन से इन टेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ क्वेश्चंस बना हुआ है. सो यू नीड टू रीड दिस प्ले. बाकी प्लेस इनके सिंपल आइडेंटिफिकेशन में आए हुए हैं, बट आई वुड से आप इसका बेसिक समरी कर लेना. एक इनके वर्क्स में आपको नेचर ऑफ आर्ट एंड रियलिटी देखने को मिलेगा, आइडेंटिटी, मेमोरी एंड टाइम के थीम्स देखने को मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी वर्सेस इमोशनल ट्रुथ जैसे थीम्स देखने को मिलेंगे, एंड द टेंशन बिटवीन रीजन एंड पैशन. सो अभी आप एकदम क्लियरली स्पॉट कर पा रहे होगे दैट हाउ हिज राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम पिंटर एंड बेकेट. नाउ ये टाइटल यहाँ पे स्टॉपर्ड होगा, ये पिंटर रह गया है. सो इनको कुछ अवार्ड्स मिले हैं, और अवार्ड्स आपको याद रखने की इनको कैसे कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं. नाउ नेक्स्ट राइटर इज टी.एस. इलियट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर. सिंस अगर आप 2015 से देखो पेपर टिल नाउ, देयर इज नॉट अ सिंगल पेपर जिसमें टी.एस. इलियट से क्वेश्चन नहीं बना है. So, आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो टी.एस. इलियट का. टी.एस. इलियट का सबसे पहले पूरा नाम पता होना चाहिए. हिज फुल नेम इज थॉमस स्टर्न्स इलियट. ही वाज बोर्न ऑन 1888 and was a towering figure of 20th century modern poetry. He is famous as a poet, as an essayist, as a critique. He redefined English literature. He was born in the US and later got a British citizenship, and his poetry is known for its intellectual depth, fragmented structure, and exploration of spiritual emptiness and disillusionment in the modern world. ये सारे के सारे themes इनको आपके सारे वर्क्स में देखने को मिलेंगे, like The Wasteland, Hollow Men, सारे वर्क्स में लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इनके सारे वर्क्स में यही मेजर थीम्स रहते हैं. Some of the key characteristics of his works are modernist style. मॉडर्निज्म में फ्रैगमेंटेशन का थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो इनके वर्क्स में देखने को मिलता है. ये अल्यूजन का यूज करते हैं, मिथ का यूज करते हैं, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं अपने वर्क्स में. इनके वर्क्स में आपको एक हैवी यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस देखने को मिलेगा, रिलीजियस पर्पस, कल्चरल रेफरेंसेस, दांते से लेके शेक्सपियर तक पे ये काम करते हैं. इनके वर्क्स में आपको एलियनेशन, स्पिरिचुअल डिस्पेयर, कल्चरल डिके, टाइम, रिडेम्पशन जैसे थीम्स देखने को मिलेंगे. एंड ही इज मोस्ट फेमस फॉर ब्लेंडिंग क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज एंड फॉर्म्स. इनके कुछ मेजर वर्क्स है विच यू नीड टू रीड. दैट इज द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक मॉडर्न मैन के लाइफ के बारे में बताया गया है, उसके लव लाइफ के बारे में बताया गया. द वेस्टलैंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट 1922 का, इसके ऊपर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए. एंड द पोएम स्टार्ट्स विद अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ. हॉलो मैन पढ़ना है. ये वेस्टलैंड, हॉलो मैन, ये सब इनका काफी लंबा लंबा पोएम है, लॉन्ग पोएम है, बट आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है. टफ लगेगा बट स्टिल. एश वेडनेसडे 1930 का इनका वर्क है, पढ़ना है. 4 क्वार्टेट्स पता होना चाहिए क्या है. इट इज अ डीपली फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल मेडिटेशन ऑन टाइम, मोर्टैलिटी एंड रिडेम्पशन. मर्डर इन कैथेड्रल इनका एक बहुत ही फेमस प्ले है 1935 का, ये आपको पढ़ना है. क्यों पढ़ना है? इससे इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं बनता है, बट इसमें आपको कोरस का रोल समझ में आएगा कि ड्रामा में कोरस का यूज कैसे किया जाता है. एक्सटेंसिवली कोरस का यूज किया गया है इसमें. इनके वर्क्स में स्पिरिचुअल क्राइसिस, रिडेम्पशन, फ्रैगमेंटेशन, डिसइल्यूजनमेंट, मीनिंग इन द कोलैप्सिंग वर्ल्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ माइथोलॉजी, ये सारे थीम्स आपको देखने को मिलते हैं. ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट ऑफ द मॉडर्न एरा. एंड एजरा पाउंड ने इनका वेस्टलैंड एडिट भी किया है. यू नीड टू रिमेंबर दैट.
इनका एक बहुत ही फेमस ऐसे है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट विच रीशेप्ड द लिटरेरी हिस्ट्री। ये ऐसे आपको पढ़ना है, मस्ट रीड है। इनको नोबेल प्राइज भी मिलता है लिटरेचर में 1948 में फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोइट्री। इनके कुछ फेमस कोट्स है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द नेक्स्ट राइटर दैट वी हैव इज W.B. Yeats। W.B. Yeats पे एक एक्सटेंसिव वीडियो भी बना हुआ है और इनके कुछ वर्क्स को भी मैंने डील किया है, उस वर्क्स को मैंने पढ़ाया है प्रॉपर, तो आप वहां पे इनको कवर कर सकते हो। W.B. Yeats is important because he was a prominent figure in Irish literary revival and Abbey theatre. He was an Irish poet. मॉडगॉन के साथ इनका लव अफेयर बहुत फेमस है। He is also a Nobel laureate and co-founder of the Abbey theatre. He covers the gap, he covers the bridge between romanticism and modernism. ये मॉडर्निज्म और रोमांटिसिज्म के बीच का ब्रिज बनाते हैं। इनकी जो पोइट्रीज है वो लिरिकल इन नेचर होती है। आयरिश माइथोलॉजी का ये एक्सटेंसिवली यूज करते हैं अपने सारे के सारे पोएम्स में। इनके पोएम्स जो है वो सिंबॉलिकल होते हैं नेचर में, फिलोसॉफिकल होते हैं एंड पॉलिटिकली चार्ज्ड होते हैं, क्योंकि ये आयरिश लिटरेरी रिवाइवल से एसोसिएटेड है। इनके वर्क्स को आप फेजेस में डिवाइड करके पढ़ सकते हो, लाइक अर्ली रोमांटिक एंड मिस्टिकल। इनका सारा रोमांटिक और मिस्टिकल थीम से रिलेटेड वर्क्स इनके अर्ली लाइफ में आएगा, which was influenced by Irish folklore, myth and the Celtic revival। इसमें आपको इनके अर्ली फेज के वर्क्स में एक ड्रीमी, सिंबॉलिक और म्यूजिकल सेटिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री एंड इस टाइम पे इन्होंने और भी ऐसे पोएम्स लिखे, द स्वान एट पुली। नेक्स्ट इज इनका मिडिल एज, जिसमें आपको सिंबॉलिस्ट और पॉलिटिकल पोएम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आयरिश नेशनलिज्म और मिस्टिसिज्म का काफी ज्यादा प्रोमिनेंट यूज थीम्स देखने को मिलेगा, लाइक ईस्टर 1916 जो कि कंप्लीट आयरिश रिबेलियन के बारे में बात करता है। देन वी हैव later phase in which modernist and harshly realistic plays of his are shown, like Second Coming, जिसमें आपको लाइफ की रियलिटी पता चलती है। और सबसे फेमस लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, जो कि वर्ल्ड का केओस हमें बता रहा है। इनके वर्क्स में आपको आयरिश आइडेंटिटी, माइथोलॉजी, पॉलिटिकल थीम्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इनके कुछ मेजर वर्क्स है जो आपको पढ़ना भी है, लाइक द लेक आइल ऑफ फिन्सफ्री, ये पढ़ना है। द सेकेंड कमिंग पोएम पढ़ना है। सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम पढ़ना है। ईस्टर 1916 पढ़ना है। लेडा एंड द स्वान पढ़ना है। अमंग स्कूल चिल्ड्रन से अभी रिसेंट जून 2025 का क्वेश्चन बना हुआ है, सो ये पोएम आपको पढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन में आया था ये पोएम इनका। इनका जो राइटिंग स्टाइल है दैट इज रिच, सिंबॉलिक, इमेजरी एंड म्यूजिकल रिदम्स का यूज करते हैं ये। इनके वर्क्स जो है वो रफर और टफर साइड में आएंगे, डीपली पर्सनल है क्योंकि ये मॉडगॉन अपना लव स्टोरी के बारे में भी उसमें बताएंगे। इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में 1923 में एंड ही को फाउंडेड एबे थिएटर इन 1904। Next, Virginia Woolf, the feminist writer of the modern age. She was also the prominent figure in Bloomsbury group. So, इसीलिए ये writer हमारे लिए important बनती है and she has also invented a technique that is the stream of consciousness technique. She has not invented it, but she has extensively written using this technique. इनके वर्क्स में आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? इसको देखने के लिए यू कैन अगेन विजिट माय चैनल एंड आई हैव मेड इन डेप्थ वीडियो व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आई हैव आल्सो मेड अ वीडियो ऑन वर्जीनिया वुल्फ। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो कैरेक्टर के थॉट के बारे में बात करता है, इनर थॉट के बारे में बात करता है, जो कि जनरली रिलेटेड टू पास्ट होता है। इनके वर्क्स में आपको एक साइकोलॉजिकल डेप्थ देखने को मिलेगा, एक्सपेरिमेंटेशन विथ टाइम यानी कि नॉन लीनियर नैरेटिव है, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव है और फ्लूइडिटी है इनके वर्क्स में। फेमिनिस्ट राइटर है तो फेमिनिस्ट वॉइस तो दिखेगा ही दिखेगा इनके वर्क्स में। इनके कुछ मेजर वर्क्स है जो आपको पढ़ना है, लाइक मिसेस डैलोवे। ये नॉवेल आपको रीड करना है, बहुत छोटा नॉवेल है, बहुत ही अच्छा नॉवेल है, बहुत अच्छा नॉवेल है।
It is about the character Clarissa Dalloway, the wife of Richard Dalloway, and Clarissa Dalloway के सिंगल डे के लाइफ के बारे में हमें बताया गया है इसमें. नेक्स्ट इज टू द लाइट हाउस, पढ़ना है ये नॉवेल. ऑरलैंडो पढ़ना है इनका. अ रूम ऑफ वंस ओन इनका ऐसे है अबाउट वुमेन एंड फिक्शन, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं रिपीटेडली बनते हैं नेट में, तो यू नीड टू रीड दिस ऐसे. द वेव्स इनका पढ़ना है. नेक्स्ट, इनके वर्क्स में आपको कुछ थीम्स याद रखने की, ये किस थीम्स पे लिखती हैं, लाइक जेंडर एंड आइडेंटिटी, टाइम एंड मेमोरी, मेंटल इलनेस, आर्ट एंड कॉन्शियसनेस, ये सारे थीम्स पे ये लिखती है. नेक्स्ट राइटर इज जेम्स जॉयस. जेम्स जॉयस भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज करते हैं अपने वर्क्स में. इनका बर्थ 1882 में हुआ है एंड ही इज एन आयरिश नॉवेलिस्ट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ पोएट, बट ही इज मोस्ट प्रोबेबली नोन फॉर हिज नॉवेल्स. He is also seen as a pioneer figure of modernist literature. और इन्होंने क्या रेवोल्यूशन लाया इन नैरेटिव फॉर्म, लैंग्वेज, कैरेक्टर की साइकोलॉजी को इन्होंने एक्सप्लोर किया है अपने वर्क्स में बाय यूजिंग द टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. इनके वर्क्स में आपको एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज देखने को मिलेगा, यानी कि ये नए नए वर्ड्स यूज करते हैं, मैनिपुलेटिव सिंटेक्स का यूज करेंगे और मल्टीपल वॉइसेस ब्लेंड होते हैं इनके वर्क्स में. डायलेक्ट्स भी काफी सारे देखने को मिलते हैं. इनके वर्क्स में एक मिथिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो कि क्लासिकल माइथोलॉजी के स्ट्रक्चर पे लिखा गया है इन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न लाइफ. जैसे कि इनका वर्क यूलिसिस, ओडिसी का कहानी, ओडिसी इज अ क्लासिकल टेक्स्ट बट फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव. अर्बन रियलिज्म जैसे थीम्स देखने को मिलेंगे, खास करके डबलिन लाइफ में ये बहुत फोकस करते हैं. इनके वर्क्स में आपको एग्जाइल का थीम, आइडेंटिटी का थीम, मेमोरी, सेक्सुअलिटी, रिलीजन एंड नेशनलिज्म जैसे थीम्स भी देखने को मिलते हैं. इनके कुछ मेजर वर्क्स है जो आपको पढ़ना है, लाइक डबलिनर्स, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन इज अ मस्ट रीड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, जिसमें से स्टीफन डेडालुअस का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. यूलिसिस इनका जो पोएम है ये पढ़ना है आपको. फिनिगन वेक्स का एक बेसिक समरी करना है. इनके वर्क्स का कोर थीम आपको याद रखना है, एग्जाइल एंड आइडेंटिटी, रिलीजन एंड रिबेलियन, एपिफेनी. एपिफेनी इज लाइक अ सडन स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल रियलाइजेशन. आपको एक सडन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो रहा है अपने बारे में. लैंग्वेज एंड परसेप्शन, यानी कि हाउ वर्ड्स शेप द थॉट एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ कैरेक्टर. इनका राइटिंग स्टाइल देखें तो ये रियलिज्म से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और उसी का यूज करेंगे ये अपने वर्क्स में, रियलिज्म टेक्निक का. ये मोनोलॉग में अपने वर्क्स को लिखते हैं और अनकन्वेंशनल पंक्चुएशन का यूज करते, ग्रामर का यूज करते टू शो कि ये एक टू क्रिएट द थीम ऑफ रियलिज्म इन हिज वर्क्स बेसिकली. नेक्स्ट, टू गेट द पीडीएफ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. द लिंक इज प्रोवाइडेड इन माई डिस्क्रिप्शन. फ्रॉम देयर यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम लिंक. ये सेम एग्जैक्ट पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, तो आपको पॉइंट्स रिवाइज करने में ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट राइटर इज डीएच लॉरेंस. पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, बर्थ डेट 1885 याद होना चाहिए. ही इज कंसिडर्ड एज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट. ये लेट विक्टोरियन राइटर है, बट सिंस ये लेट विक्टोरियन विक्टोरियन राइटर है तो ये मॉडर्न एज में भी इसीलिए प्रोमिनेंट रहेंगे. अर्ली 20th सेंचुरी में इसीलिए इनका प्रोमिनेंसी आपको देखने को मिलेगा. ये अपने बोल्ड एक्सप्रेशंस के लिए जाने जाते हैं. अपने वर्क्स में ओपनली थीम ऑफ सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे. एक कैरेक्टर के लाइफ के सारे सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में ये बात करते हैं. इनके वर्क्स में आपको सबसे ज्यादा थीम सेक्सुअलिटी का देखने का मिलेगा और ह्यूमन इंटीमेसी का देखने को मिलेगा. इसीलिए इनके कुछ वर्क्स भी है जो बैन कर दिए जाते हैं. डीएच लॉरेंस से भी क्वेश्चन बनता है और इस बार भी क्वेश्चंस बना हुआ है. इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस नेचर जैसे थीम्स देखने को मिलेंगे इनके वर्क्स में.
क्लास, जेंडर, पावर स्ट्रगल, जो कि विक्टोरियन ब्रिटेन में विक्टोरियन पीरियड में हो रहा था, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल लिबरेशन जैसे थीम्स भी देखने को मिलेंगे इनके वर्क्स में। इनके कुछ मेजर वर्क्स है जिनका बेसिक समरी और कैरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है यहाँ से। लाइक हिज वर्क सन्स एंड लवर्स, इट इज हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। देन द रेनबो, ये रेनबो एंड वुमेन इन लव अब की बार डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पब्लिकेशन डेट इसका पता होना चाहिए और ये कौन किसका सीक्वल है ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन इन लव इज द सीक्वल टू द रेनबो, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ से कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने थे मैच द फॉलोइंग में। तो ये दोनों टेक्स्ट पढ़ा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेडी चैटरलीज लवर, ये पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका। दिस इज द सेम नॉवल दैट गॉट बैंड बिकॉज ऑफ एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट, ये पता होना चाहिए पॉइंट। इनका एक ऐसे है, पोर्नोग्राफी एंड ऑब्सिनिटी, जो कि एक फेमस वर्क है इनका, वो पता होना चाहिए एज एन एसेइस्ट में। एंड द स्पिरिट ऑफ प्लेस, इनके वर्क्स को लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ है और इन्होंने सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल भी, इसीलिए एक्साइल में चले गए थे ये बाद में। नाउ द सेकंड लास्ट राइटर दैट वी विल सी टुडे इज E.M. Forster, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। ही इज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट बट ही इज एन मॉडर्न नॉवेलिस्ट। ये 20th सेंचुरी के राइटर है। इनके वर्क्स में आपको क्लास के बारे में बात करते हुए कैरेक्टर्स मिलेंगे, ह्यूमन कनेक्शन शोकेस करेंगे, ये सोशल हिपोक्रेसी शोकेस करेंगे। दो ऑफन कंसिडर्ड मोर ट्रेडिशनल देन दिस मॉडर्निस्ट कंटेम्परेरीज लाइक वुल्फ एंड जॉयस, फॉस्टर वर्क इज डीपली नुआंस्ड। इनके वर्क्स में आपको रेस, सेक्सुअलिटी एंड इंपेरियलिज्म जैसे थीम्स मिलेंगे। जैसे कि ह्यूमन कनेक्शन, इनका टर्म भी है ओनली कनेक्ट, एक फेमस टर्म है जो कि ह्यूमन कनेक्शंस के बारे में बताता है। क्लास एंड सोशल बैरियर देखने को मिलेगा, जिसमें ये ब्रिटिश क्लास को क्रिटिक करते हैं और उनके डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं। कोलोनियलिज्म एंड रेस जैसे टॉपिक्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन हिज टेक्स्ट अ पैसेज टू इंडिया विच यू नीड टू रीड एज वेल। सेक्सुअल रिप्रेशन एंड आइडेंटिटी जैसे थीम्स भी मिलेंगे इन हिज वर्क मॉरिस। इनके कुछ फेमस नॉवेल्स है लाइक अ रूम विद अ व्यू, हॉवर्ड्स एंड, अ पैसेज टू इंडिया, मॉरिस। ये वर्क्स है। इनका बेसिक समरी पता होना चाहिए आपको, बेसिक समरी प्लस कैरेक्टर। अगर इनके स्टाइल और अप्रोच के बारे में बात करें तो ये काफी क्लियर लैंग्वेज में लिखेंगे, एलिगेंट प्रोज के फॉर्मेट में लिखेंगे और आयरनी का यूज करेंगे। इनके वर्क्स में भी आपको सिंबलिज्म का यूज दिखेगा, जैसे कि माराबार केव्स का यूज किया गया है अ पैसेज टू इंडिया में, और ये क्वेश्चन बना भी है नेट पे डायरेक्ट। इनके कुछ नॉन फिक्शन वर्क्स भी हैं जिसका नाम आपको पता होना चाहिए और पब्लिकेशन डेट दैट्स इट, लाइक एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल 1927 का इनका वर्क है। The last writer that we have for today is Joseph Conrad. Joseph Conrad is a Polish-born British novelist. Direct इनके origin पे क्वेश्चन बना हुआ है and he is best known for his novels and novellas. और इनके वर्क्स में आपको imperialism, human nature, moral ambiguity, existential isolation जैसे themes देखने को मिलेंगे और setting exotic रहेगा, dangerous backdrops रहेगा, colonial frontiers के ऊपर ये लिखते हैं। इनका जो राइटिंग स्टाइल है उसमें आपको कैरेक्टर्स का एक साइकोलॉजिकल डेप्थ देखने को मिलेगा, मॉरल एम्बिगिटी देखने को मिलेगा, कैरेक्टर्स ऑफन डिलेमा में चले जाते हैं, नैरेटिव कॉम्प्लेक्सिटी है इनके वर्क्स में, यानी कि नैरेटिव फ्रेम जो इनका वो कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। मॉडर्निस्ट एलिमेंट्स इनके वर्क्स में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फ्रैगमेंटेड नरेशन, एलिनिएशन का थीम, क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रुथ, और ये इंपेरियलिज्म को क्रिटिक भी करते हैं लाइक कॉलोनियल वर्ल्ड के थ्रू। इनका सबसे मेजर वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस विच यू नीड टू रीड। इसका टेक्स्ट पढ़ना है आपको। कॉन्गो रिवर का डिस्क्रिप्शन है इसमें और ये बहुत अच्छा टेक्स्ट है। इसमें लॉर्ड बुद्ध के पोजीशन में हमारे कैरेक्टर मार्लो लेटे रहेंगे और कहानी सुनाते हैं, तो वो लॉर्ड बुद्ध का फिगर का सिग्निफिकेंस पूछा जाता है। ये बहुत सारी यूजी और पीजी कोर्सेज में प्रेस्क्राइब्ड है ये पर्टिकुलर वर्क। नेक्स्ट इज लॉर्ड जिम, जिसका एक बेसिक समरी आपको पता होना चाहिए। नॉस्ट्रोमो, द सीक्रेट एजेंट, दोनों का भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन पे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं एंड स्टेटमेंट बेस्ड भी यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए।
ये इनके वर्क्स के कुछ की थीम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि इनके वर्क्स में ये थीम्स तो आपको एनी हाउ देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये सब याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका बनता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर राइटर इस पर्टिकुलर थीम पे लिख रहे हैं, तो आपको उनसे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा थोड़ा इजी हो जाता है। इनका जो राइटिंग स्टाइल है दैट इज डेंस, पोइटिक प्रोज, फ्रेम नैरेटर्स का यूज करते हैं ये। He also influenced modernist writers like T.S. Eliot. T.S. Eliot ने हार्ट ऑफ डार्कनेस का कोटेशन, हार्ट ऑफ डार्कनेस को कोट भी किया है अपने वर्क द वेस्टलैंड में। विलियम फॉकनर was also inspired by him. And he also inspired post-colonial critique Chinua Achebe, famous condemnation of Heart of Darkness as racist. So, इनके मेजर वर्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक समरी होना चाहिए इनका आपके पास। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिटिश राइटर्स हैं जो कि पोस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं और आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, इनके वर्क्स पढ़े हुए होने चाहिए इन डेप्थ में। आई होप आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है। प्लीज join the Telegram channel to get the PDF. You'll get the PDF of this PPT there. And if you liked my video, please, if you liked my lecture, please subscribe to my channel and share my videos to your knowns. Thank you.